Yes, sir. हाँ Yes, sir. ओके। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर। और इसमें एक दो एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे, जैसे कि मीथेन का कंबशन था, CH4 प्लस O2 से CO2 गैस एंड प्लस H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए या कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसमें कार्बन देखो कितने हैं, जितने कार्बन हो उतने ही नंबर ऑफ CO2 बनते हैं, और जितनी हाइड्रोजन हो उसके हाफ नंबर ऑफ वाटर बनते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो उसके 2 वाटर बन जाएंगे इसमें, क्योंकि 2 2 जा 4। और सबसे लास्ट में जो बैलेंस करना है दैट इज ऑक्सीजन। सबसे लास्ट में आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2, और 2 2 जा 4, तो 4 ऑक्सीजन है। अभी कितने यहाँ पर, 2, तो आप इसको क्या करो, 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और प्लस इसमें क्या रिलीज होगी, एनर्जी। कंबशन में ऑलवेज एनर्जी रिलीज होती है, और जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस की एंथैल्पी चेंज नेगेटिव से दिखाते हैं। एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव। जैसे मान लो आपको इथेन को बर्न करना है, C2H6। सो ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना बच्चों, ओके। सो देखो ध्यान से, कार्बन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन से कितने CO2 बनेंगे, 2 CO2 गैस, प्लस यहाँ पे CO2 गैस है और यहाँ पे H2O लिक्विड है। दिस इज गैस एंड दिस इज गैस। C2H6 plus O2 change to 2 CO2 gas plus 3 H2O liquid, ओके। Yes, sir. Yes, sir. अभी ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मुझे कितने O2 ऐड करना चाहिए, टेल मी। 4. 4? नहीं, 4 तो नहीं होने चाहिए, आई थिंक सो। Sir, 7/2. 7/2. Sir, 2. हाँ 7/2. ठीक है, तो देखो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन एंड यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो कितना हो गया, 4 + 3 7, और यहाँ पर O2 है। तो अब मैं इसको 3.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 7 करने के लिए। तो 3.2 का मतलब कितना होता है, 7/2। दिस इज गैस एंड दिस इज गैस। आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन पता होगी बच्चों, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। ये इक्वेशन मैंने बताई है कि नहीं बताई अभी तक, आप लोगों को बता दी ना। चेंज Yes, sir. इन डेल्टा H क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा H, Change in enthalpy. एट कांस्टेंट प्रेशर। इंथैल्पी Pressure. क्या होती है, अब अगर मान लो ये चीज़ें भूल गए ना कि इंथैल्पी हमने क्यों पढ़ा है, इंटरनल हमने क्यों स्टडी की है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर आपको ये लगेगा थर्मोडायनामिक्स चैप्टर बड़ा अजीब है। तो ये होता है हीट चेंज ऑफ द केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसको मैंने क्या बताया था, हीट चेंज ऑफ द केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में जो किसी रिएक्शन में हीट रिलीज एब्जॉर्ब होती है दैट इज इंथैल्पी, और कांस्टेंट प्रेशर में जो रिलीज एब्जॉर्ब होती है दैट इज ए, सॉरी, कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट रिलीज और एब्जॉर्ब होती है दैट इज इंटरनल एनर्जी, और कांस्टेंट प्रेशर पे किसी केमिकल रिएक्शन में जो हीट रिलीज और एब्जॉर्ब होती है दैट इज एंथैल्पी। और डेल्टा एन जी क्या है बच्चों यहाँ पर, व्हाट इज डेल्टा एन जी हेयर, Number of moles. Sir, change in number of moles. क्या, वेरी गुड, देखो किसी बच्चे ने बता दिया चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, वेरी गुड। सो इसको हम कैसे लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, इस तरीके से इसको हम लिखते थे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके,
अब बच्चों मुझे ये बताओ कि इन दोनों रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी क्या होगा, इसके लिए डेल्टा एन जी क्या होगा बताइए जरा। व्हाट इज डेल्टा एन जी फॉर दिस रिएक्शन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। टेल मी फास्ट। -2। सर -1 फर्स्ट में। प्रोडक्ट फर्स्ट में में -1। -1 इज रॉन्ग आंसर। बताओ पहले प्रोडक्ट साइड में। 0 एक सेकंड, वेट वेट, सर 0। ओके वेट वेट, 0। ठीक है। बताइए गैसियस प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं? आप डेल्टा जी को बोलते हैं क्या हो? नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस Sir, नंबर ऑफ 1 गैसियस। mole। 1 मोल है गैसियस के, माइनस गैसियस सर के। -2 यहाँ पे 3 होगा तो आंसर कितना आएगा? -2। -2 आंसर आएगा। नहीं समझे? यस सर, समझ गए। यस सर। सर दोनों को लेना पड़ता है जिसमें गैस हो। हाँ देखो मैं फिर से डेल्टा एन जी लिखता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डेल्टा एन जी जो होता है दैट इज नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये होता है। और देखो गैस के प्रोडक्ट लेने हैं और गैस के रिएक्टेंट लेने हैं। यहाँ पे वाटर लिक्विड में था इसलिए मैंने वाटर नहीं लिया है। अब गैस में CO2 का कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना CO2 का कोफिशिएंट, तो CO2 के मोल्स 1 हो गए, माइनस CH4 का कोफिशिएंट 1 है, O2 का कोफिशिएंट 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। 1 - 3 = -2। तो ये आ गया आपका गैसियस प्रोडक्ट रिएक्टेंट। नहीं समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन? आ गया सर। आ गया सर। वेरी गुड। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट अप्लाई करना आना चाहिए। अब मैं पूछूं कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी क्या है? सर -5। सर -5/2 ओके ओके वेरी गुड। तो देखो ध्यान से, मैं नेम लेके पूछा करूंगा क्योंकि सभी एक साथ बोलते हैं बट बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं किसी बच्चे से पूछ रहा हूँ, परमजीत गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं इसमें? गैसियस प्रोडक्ट सेकेंड रिएक्शन में नहीं सुन रहे हैं? 2 माइनस गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं? 1 + 7/2, राइट? तो कितना हो गया 1 + 7/2? 9/2। 9/2। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? -5/2। -5/2। ये आ गया डेल्टा एन जी। एटलीस्ट डेल्टा एन जी निकालना आना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। देखो शायद एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया था इस पर। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन में लिखता हूँ PCl5 गैस प्लस चेंज इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। और मैं पूछूं कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H एंड डेल्टा U में विच वन इज ग्रेटर? पेपर के अंदर उसकी बैलेंसिंग हो क्या है कि हमें करनी पड़ेगी? बैलेंसिंग हो जाएगी, बैलेंसिंग करके देते हैं और नहीं करके देंगे तो आप कर लेना, बट बैलेंसिंग करके देते हैं, ठीक है। कौन इसमें ग्रेटर है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने बच्चों आपको और बताया है कि डेल्टा यू को आप डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन रिप्रेजेंट डेल्टा यू बाई डेल्टा ई ऑल्सो। सो कौन इसमें ग्रेटर है? तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी, कितना होगा डेल्टा एन जी इसका? 1। गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं? 2। और गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं? 1। 1। हाँ वेरी गुड। सो 2
-1, डेल्टा एन जी आ गया आपका 2 - 1 1, यहाँ पे 1 रख दिया और फिर क्या आ गया आर टी। अब बताओ इस इक्वेशन में आपको कौन बड़ा दिख रहा है, डेल्टा एच या डेल्टा यू? डेल्टा एच। डेल्टा एच। वेरी गुड, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा यू में आपने आर टी ऐड किया तब वो डेल्टा एच के बराबर हो रहा है। दैट मीन्स डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। दैट मीन्स इसको अगर लैंग्वेज में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे कि हीट चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन हीट चेंज ऑफ द केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर पर्टिकुलर दिस रिएक्शन। ओके बच्चों, देखो बहुत सिंपल चीज़ें हैं बट आपको ये सब करना आना चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन जो है लेते हैं। अगर मैं बेंजीन का कंबशन, मैंने बता दिया बच्चों बेंजीन का कंबशन कल, चलो मैं वो फिर से लिखता हूँ। नो सर। दिस इज बेंजीन मॉलिक्यूल। बेंजीन की स्टेट लिक्विड होती है, इसका कंबशन करना है तो कंबशन हमने O2 से किया। कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें, 6 कार्बन से क्या बनता है 6CO2, 6CO2, राइट, प्लस 3H2O, 3H2O। वेरी गुड, गैस लिक्विड। ओके, अब O2 कितने चाहिए, देखो यहाँ पे 15/2, हाँ 6 2 जा 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, तो 15 चाहिए, यानी 7.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। 7.5 मीन्स 15/2, लाइक दैट। सो अगर मैं इसका पूछूं कि इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या है, सो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, व्हाट शुड बी द आंसर? -3/2, -3/2, वेरी गुड, 6 माइनस 15/2 इक्वल टू -3/2। ठीक है, यस सर। ये आपकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गई। एक लास्ट रिएक्शन में इसमें और बताता हूँ आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन में। बेटा आपकी वॉइस मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, ब्रेक हो रही है। सर पहले वाला में डेल्टा यू और डेल्टा एच वाला समझ में नहीं आया। बेटा अभी भी नहीं सुन पाया मैं। सर पहले वाला में डेल्टा एच और डेल्टा यू वाला समझ में नहीं आया। और किसी स्टूडेंट को इस बच्चे की वॉइस समझ में आ गई तो मुझे बताना क्या बोल रहे हैं। सर यूँ कह रही है कि डेल्टा एच और डेल्टा यू वाला क्वेश्चन दोबारा बता दो। जिसमें ने पूछा था कि कौन ग्रेटर है, ये वाला। यस सर। तो इसके लिए कोई भी रिएक्शन, मतलब मान लो ये रिएक्शन है, ए गैस चेंज इनटू बी गैस प्लस सी गैस, स्टेट देना पड़ेगा। इसके लिए डेल्टा एन जी कितना है 2 - 1 से 1 आ गया। 2 मोल प्रोडक्ट के हैं और 1 मोल रिएक्टेंट का है, और डेल्टा एन जी होता क्या है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो हो गया डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच डेल्टा यू, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 पुट कर दिया तो क्या बचा बच्चों आर टी। अब देखो डेल्टा यू में आर टी आपने ऐड किया है, वो डेल्टा एच के बराबर हो रहा है। तो ये तो आपको पता ही है कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। इतनी तो मैं जानते हैं ना कि डेल्टा यू में अगर आर टी हम ऐड कर रहे हैं देन ये इसके इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या एंथैल्पी बढ़ा है ना डेल्टा यू से। यस सर। अगर एक रिएक्शन है बच्चों CXHY, दिस सम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। अगर इसका कंबशन लिखना है देखो कैसे करते हैं, जितने कार्बन हो उतने क्या बनते हैं CO2, तो CO2 बन जाएंगे X गैस, और जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके हाफ क्या बनते हैं H2O, Y/2। Y/2 H2O, Y/2 H2O। ये लिक्विड में है आपका।
अब बताना है आपको कि ऑक्सीजन गैस कितने होंगे। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको कि जितने इधर ऑक्सीजन होते हैं राइट हैंड साइड, उसके हाफ इसमें मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं हमेशा। याद करो जब 15 होते हैं राइट हैंड साइड तो मैंने 7.5 से मल्टीप्लाई किया, जब 7 थे राइट हैंड साइड तो 3.5 से मल्टीप्लाई किया। तो पहले ये चेक करो कि राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है। तो देखो यहाँ पर CO2 में 2 है, x से मल्टीप्लाई तो कितने होंगे 2x ऑक्सीजन प्लस y/2 ऑक्सीजन। तो टोटल ऑक्सीजन कितने होंगे राइट हैंड साइड में 2x प्लस y/2। बताओ पहले ये वर्ड सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब ये क्या है O2 है या ऑक्सीजन है? कितने ऑक्सीजन है ये? O2 है। नहीं राइट हैंड साइड में मैंने ऑक्सीजन निकाला ना, ऑक्सीजन एटम निकाले हैं और हमको लेफ्ट में O2 बैलेंस करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में 2 O2 है, तो अगर मैं इसको O2 करूंगा तो यहाँ पे 2 से क्या कर दूंगा डिवाइड, वही मैं बोल रहा हूँ। सो कितने ऑक्सीजन चाहिए x प्लस y/4। एक्स प्लस वाई। हाँ तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा CX HY प्लस x प्लस y/4, x प्लस y/4। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ये आपकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन है। इनफ मैंने चीज़ें बता दिया है। अब हम थर्ड मूव करते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी के बहुत सारे नेम हैं, क्या करें। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बच्चों एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी कह सकते हो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन को हीट ऑफ कंबशन भी कह सकते हो, क्योंकि एंथैल्पी हीट ही तो है, बस हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर को हम एंथैल्पी कह देते हैं, दैट्स इट। और आपको मैंने बताया है कि इस पूरे चैप्टर में आपको 4 थर्मोडायनामिक्स फंक्शन पढ़ने हैं। कौन कौन से याद है? एक पढ़ना है इंटरनल एनर्जी, एक एंथैल्पी Enthalpy, और डेल्टा entropy, एस and और its डेल्टा जी। energy. मैंने कहा कि जब व्हेन वी रीच टू डेल्टा जी तो चैप्टर विल बी ओवर। अभी हम कहाँ पे हैं? Delta H. डेल्टा एच पे हैं। ओके सो और डेल्टा एच ही सबसे ज़्यादा पढ़ना है इस चैप्टर में। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अब आपने बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है 10th क्लास में। Yes, sir. कि जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। Water. हाँ एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। और एसिड बेस जब मिक्स होते हैं ना बच्चों, इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है, प्लस एनर्जी। Yes, sir. हाँ ये तो एक्सपेरिमेंट शायद आपने 10th में किया हो। एसिड में जब भी बेस डालो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, समझे? Yes, sir. पीकर गर्म हो जाता है। हाँ वेरी गुड, देखो इस बच्चे को याद है। सो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज होती है। हाँ करेक्ट बच्चों। सो एसिड, अब इसको डिफाइन कैसे करें? तो कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनना जरा। अच्छा पहले ये समझना पड़ेगा कि एसिड बेस में न्यूट्रलाइज कौन हो रहा है। तो एसिड देते हैं H प्लस और बेस देते हैं OH माइनस। OH माइनस। तो ये H प्लस और OH माइनस न्यूट्रलाइज होते हैं और क्या बनाते हैं? वाटर। सबको पता है ना, H प्लस और OH माइनस को मैं अगर कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा? वाटर नहीं बनेगा? इस तरीके से। यस सर। हाँ तो H प्लस और OH माइनस जो है कंबाइन करते हैं एसिड और बेस के, बना देते हैं वाटर और साथ में फिर सॉल्ट भी बन जाता है। तो अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। सर न्यूट्रलाइजेशन और एटोमाइजेशन में क्या डिफरेंस होगा?
एटमाइजेशन आगे है और आप समझ जाओगे, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी आगे आएगा एटमाइजेशन। एटमाइजेशन में नंबर ऑफ एटम्स फॉर्म होते हैं हमेशा, न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है बेटा। तो सिंपल है, बट अभी आगे आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। यस सर। चलो, तो ये होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इक्विवेलेंट H प्लस आयन, और 1 मोल कह सकते हो, completely neutralize with 1 mole OH ion ठीक है। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब एसिड के साथ है ना, फ्रॉम एसिड्स के H प्लस आयन, वैसे एसिड H प्लस आयन देते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 इक्विवेलेंट और 1 मोल H प्लस आयन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज विथ 1 मोल ऑफ OH आयन, ठीक है। या इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, 1 मोल H प्लस आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, SA का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, completely neutralize with 1 mole OH ion from strong base, ठीक है बच्चों। जैसे रिएक्शन लिखता हूं मैं HCl प्लस NaOH, क्या बनता है इसमें, NaCl NaCl+ वाटर। अब देखो HCl बच्चों पता है कौन सा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड, strong स्ट्रॉन्ग acid. एसिड। देखो कुछ बच्चों पता है, वेरी गुड, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपने पढ़ा है 10th में, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं दे डिसोसिएट एंड गिव H प्लस आयन। तो बताओ इस रिएक्शन में HCl का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है ना। Yes sir. तो Yes, 1, हाँ 1 का मतलब 1 मोल मानते हैं हम लोग, तो 1 मोल HCl से कितने H प्लस आयन मिलेंगे, 1 मोल H प्लस आयन। यस Yes सर। sir. और Yes, 1 sir. NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो 1 मोल NaOH आयन से 1 मोल NaOH से कितने OH आयन मिलेंगे, 1 मोल OH आयन। तो ये रिएक्शन वाटर में होती है एक्वस में, तो इसलिए इससे हमको मिल जाएगा 1 मोल H प्लस आयन एक्वस में, इसमें इसको H प्लस आयन एक्वस लिख देता हूँ। इससे हमको मिल जाएगा 1 मोल ऑफ OH आयन एक्वस में, तो मैंने लिख दिया 1 मोल OH आयन एक्वस, और इससे दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा, वाटर। तो ये अपोजिट चार्ज है ना बच्चों, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपस में क्या हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, दैट्स वाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। तो प्लस एनर्जी बच्चों, पता है इसमें एनर्जी कितनी रिलीज होती है, इसका एक एक्सपेरिमेंट वैल्यू भी होती है जो कि याद रखनी पड़ती है एक्सपेरिमेंटली। ऑल्दो क्वेश्चन जब आता है ना बच्चों तो गिवन होता है, तो इसमें डेल्टा H की वैल्यू जो रिलीज होती है, तो कि रिलीज है तो एंथैल्पी चेंज किससे दिखाते हैं, नेगेटिव से, तो -13.7 किलो कैलोरी। ये एनर्जी तभी होती है जब 1 मोल H प्लस आयन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज विद 1 मोल ऑफ OH आयन। अगर इसको जूल में लिखना हो तो अप्रोक्सीमेटली जूल में इसकी वैल्यू होती है -57.1 किलो जूल, ये अप्रोक्सीमेटली जूल में वैल्यू है, दैट्स इट। सर ये डेल्टा एच याद करने हैं। इट विल बी गिवन, ओनली एक ही डेटा तो मैंने बताया है, इट विल बी गिवन बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको बस कि एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट when 1 mole of H plus ion completely neutralized with 1 mole of OH ion, then energy release is 13.7 कैलोरी। ऐसे मत बोलना एनर्जी रिलीज -13.7, माइनस साइन क्या शो करता है यहाँ पर, रिलीज इन एनर्जी, हाँ।
तो 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, या फिर 57.1 या 57.23 जो भी बोलना चाहो, एनर्जी इज रिलीज्ड। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, व्हेन 1 मोल H प्लस आयन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज विद 1 मोल ऑफ OH आयन। आप में से कोई स्टूडेंट मुझे इसकी डेफिनेशन एक बार बता सकता है क्या जल्दी से? Amount of energy released when 1 mole of H plus ion completely neutralized with 1 mole of OH ion. Negative from a strong base. हाँ, वेरी गुड। आप ऐसे कह सकते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज विद 1 मोल ऑफ OH आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बच्चों सभी को डेफिनेशन क्लियर है एकदम? क्वेश्चन पे अभी हम आते हैं, डेफिनेशन में कोई दिक्कत Yes, नहीं है? sir. ओके फाइन। और एक डेटा क्या है आपके पास कि जब 1 मोल H प्लस आयन 1 मोल ऑफ OH आयन से न्यूट्रलाइज होता है तो एनर्जी रिलीज अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 13.7. किलो कैलोरी। 13.7. सर वीक बेस और एसिड हुआ तो हाँ देखो, एक बच्चे ने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वीक एसिड हुआ तो क्या करेंगे फिर? तो वीक एसिड में क्या करेंगे बेटा? एनर्जी कम रिलीज होगी, दैट्स इट। और क्या कर सकते हैं? और सर जो सॉल्ट होगा वो बेसिक इन नेचर होगा ना, अगर एसिड वीक है तो। अरे वाह, ये बात ही पता है। तो चलो इसको तो हमको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, सब पढ़ने। बट ये सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होगा जो अभी बना है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो मिलके सॉल्ट बनता है दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। अब देखो इसको, अभी थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं इसको और क्लैरिफाई करता हूँ कुछ और एग्जाम्पल्स दे करके, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, मैंने H प्लस आयन और OH आयन का न्यूट्रलाइजेशन क्यों लिखा? मैं ये भी तो कह सकता था कि Cl माइनस Na प्लस से न्यूट्रलाइज हो रहा है। बताओ इसका जवाब कौन देगा? यहाँ पे Cl पे नेगेटिव आवाज चार्ज। क्लियर नहीं है। क्या बेटा? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। अच्छा, तो मैं क्या करूँ फिर? अपनी आवाज़ का साफ करूँ आवाज़ सर को? क्लियर है। अच्छा, बताओ मैंने Na प्लस और Cl माइनस का न्यूट्रलाइजेशन क्यों नहीं लिखा? मैं H प्लस और OH आयन को क्यों फोकस कर रहा हूँ कि H प्लस आयन न्यूट्रलाइज हो रहा है OH आयन से? इसका जवाब कौन देगा? सर नहीं पता। किसने बोला नहीं पता? सर क्योंकि Cp सॉल्यूशन का एसिडिक करेक्टर H पॉजिटिव आयन से पता चलता है और बेसिक करेक्टर OH नेगेटिव से पता चलता है। इसलिए एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है। देखो एक बच्ची ने ट्राई किया अच्छे से। आपको ना आंसर ट्राई करने चाहिए, गलत सही से क्या फर्क पड़ता है? सर क्योंकि जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं और बेस OH नेगेटिव करते हैं, तो इससे हमें क्लियरली पता चल जाए कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। अच्छा, 1 सेकेंड बच्चों, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। ओके, किसी का माइक अनम्यूट है तो म्यूट कर लो। असीम जो भी है माइक को म्यूट करना जल्दी से। ठीक है, ओके। देखो इसलिए मैंने
Cl माइनस और Na+ की न्यूट्रलाइजेशन को नहीं बताया क्योंकि सॉल्ट जो होते हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलते हो स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब होता है? जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है? जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो। क्यों बच्चों, यही बात तो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ये बताओ मुझे, NaCl अगर वाटर में रहेगा तो NaCl कंप्लीट डिसोसिएट होगा या पार्शली डिसोसिएट होगा? Complete. कंप्लीट। Complete. तो देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सोल्यूशन में H+Cl- से टूट गया, NaOH Na+ और OH में टूट गया, और जो NaCl है वो भी Na+ और Cl टूटा हुआ है। मतलब क्या हुआ? देखो NaCl तो आयनों में रहेगा ना, वो तो कंबाइंड में नहीं जाएगा। कंबाइंड कौन हो रहा है? केवल H+ और OH- आयन, और क्या बना रहे हैं? वाटर, H2O. H2O। नहीं समझे बात को? क्योंकि ये तो NaCl तो, अच्छा बताओ, सॉल्ट को जब पानी में डालते हो तो वो आयंस में रहता है या अनडिसोसिएट रहता है? क्या NaCl के फॉर्म में रहता है या Na+Cl- के फॉर्म में रहता है? Sir, Na+Cl negative वेरी form में गुड। रहता है. तो इसलिए, अच्छा, वाटर जो होता है, वाटर डिसोसिएट बहुत कम करता है। वाटर स्टेबल कंपाउंड है, डिसोसिएट नहीं करता। इसलिए मैंने न्यूट्रलाइज करके जो अनडिसोसिएट कंपाउंड बना रहे हैं उसको मैं दिखा रहा हूँ केवल। Okay, sir. हाँ, कर दो, नहीं आया। क्या नहीं है? क्या बताया? ये NaCl वाला सर समझ रिपीट कर दो एक बार. अच्छा 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 अच्छा, रिपीट करना है। ओके फाइन, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था, आपको ये पता है कि वाटर आयनों में बहुत कम ब्रेक होता है? पहले बताओ, ये बात पता नहीं पता है? वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयनों में कम टूटते हैं, तो वाटर आयनों में नहीं टूटता। तो बताओ, जब एसिड और बेस को मिलाओगे तो कौन सा पोर्शन है जो आयनों में नहीं टूट रहा है? Water. बाकी सभी आयंस में है। तो न्यूट्रलाइज करके कंपाउंड किसने बनाया? H+OH आयन चेंज इनटू वाटर। NaCl तो आयंस में ही है ना। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि HCl वाटर में आपने ऐड किया तो HCl वाटर में किस फॉर्म में रहेगा? H+Cl-, और NaOH वाटर में ऐड किया तो NaOH किस तरह रहेगा? Na+OH-। अब बताओ, ये इस तरह आयंस है एक साथ, बहुत सारे इस तरह आयंस हैं। इसमें कंबाइन कौन करके कंपाउंड बना रहा है? H+ and OH-. हाँ, वाटर बन गया। क्या Na और Cl ने कंबाइन किया है? ये दो कंबाइन करके No, वाटर sir. बना रहे हैं। क्या Na और Cl मिल करके NaCl, क्या कंपाउंड इस तरह बन रहा है? नहीं, NaCl मान लो No, बना sir. दिया, NaCl आपने बना दिया, ठीक है, NaCl बन गया, लेकिन NaCl तो फिर से आयनों में टूट गया, और कौन से आयन में रहा? Na+Cl-। समझ में आया Yes, नहीं ये? sir. हाँ, तो इसलिए मैंने वाटर की न्यूट्रलाइजेशन को बोला। ऐसा नहीं कि Na+ और Cl- से एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, बट कंपाउंड जो बन रहा है एक्चुअली में वो वाटर का बन रहा है। Na+Cl- विल रिमेन इन द वाटर। समझ आई बात? सर ये NaCl दोबारा डिसोशिएट क्यों हो गया आयंस में? अरे Na, आपको ये बात क्यों पूछ रहे? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, आपने ये पढ़ा नहीं, आयनिक कंपाउंड जब भी डिजॉल्व होते हैं वाटर में तो दे डिसोसिएट इनटू आयंस। सभी आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। ओके सर. ये तो आज आपने नई बात पूछ ली हमसे। इतने बार आपने सॉल्ट को पानी में डाला होगा, वो कंप्लीट डिजॉल्व होता है, नहीं डिजॉल्व होता है? होता है सर. कैसे डिजॉल्व होता है? बाय डिसोसिएशन ऑफ इनटू आयंस। Ions. आयंस. हाँ, वही तो किया मैंने। तो मैंने ये समझाया आपको कि जो आयंस में नहीं टूट रहे हैं उसको मैंने नहीं बताया। मैंने कहा कि वाटर बेसिकली बन रहा है इस रिएक्शन में। Na+Cl- जो है वो आयंस में बने रहेंगे। तो न्यूट्रलाइज कौन हुआ? H+ and OH-। और अगर मैं ये न बताता तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाता। जितना थोड़ा ज़्यादा हम समझने की कोशिश करते हैं उतना कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वो सही भी रहता है। जिससे मुझे पूछा था, शायद निधि ने पूछा। निधि, समझ में आया कि नहीं बेटा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? सर आ गया। ठीक है, ओके। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। देखो, किसी एक वीक एसिड का नाम बताओ पहले मुझे। Sir, acetic acid. वेरी गुड, एसिटिक एसिड जो वीक, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। अब मैं अगर एसिटिक एसिड की रिएक्शन करा दूं NaOH से,
तो आपका दिस इज अ वीक एसिड, WA का मतलब वीक एसिड, और ये SB का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बनेगा प्रोडक्ट इस रिएक्शन में? H प्लस और Na प्लस रिप्लेस हो जाएंगे, CH3CONA प्लस वाटर, और इसमें भी क्या रिलीज होगी? एनर्जी। ठीक है, इसकी एंथैल्पी चेंज क्या आएगी? नेगेटिव। रिएक्शन में कोई दिक्कत है किसी को? No, नो सर। No, sir. ओके, अब मुझे बताओ इस रिएक्शन में एनर्जी जो अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी उससे कम रिलीज होगी या ज्यादा रिलीज होगी? Come. कम रिलीज होगी। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वीक एसिड जो होते हैं वो एक मोल वीक एसिड 1 मोल H प्लस आयन नहीं देता है। जैसे HCl है, HCl जो होता है वो कंप्लीट डिसोसिएट होता है H प्लस और Cl माइनस में, लेकिन एसिटिक एसिड कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है। तो जब डिसोसिएट नहीं होगा पूरा, तो क्या ये 1 मोल H प्लस आयन देगा? नहीं देगा ना। no, sir. तो फिर 1 मोल H प्लस आयन जब 1 मोल OH आयन से न्यूट्रलाइज होता है तब जब एनर्जी रिलीज होती है ना -13.7, तो यहाँ पे Yes, sir. एनर्जी कम रिलीज होगी। अब मैं यहाँ पे आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि कितनी वैल्यू एनर्जी की, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा जो एनर्जी रिलीज है दैट इज लेस देन -13.7। मॉड लगा देता हूँ, मॉड मतलब ऐसे मत बोलना कि डेल्टा एच जो है -13.7 से कम है। ऐसे बोलना कि डेल्टा एच जो है वो 13.7 किलो कैलोरी से कम जो है मीन्स इससे कम एनर्जी रिलीज हुई है। क्या बच्चों क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. सच में ना? एकदम कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. हाँ, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और वीक एसिड या वीक बेस न्यूट्रलाइज करेंगे तो एनर्जी रिलीज कम होगी, बिकॉज वीक एसिड वीक बेस 1 मोल H प्लस आयन नहीं दे पाते हैं। क्लियर है? अब देखो, अगर मैं ये इक्वेशन लिखूँ H2SO4 प्लस NaOH चेंज इनटू Na2SO4 प्लस वाटर, ठीक है, बताओ इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? अच्छा, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है? Strong. Strong. Acid. ओके, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होगी इसमें? Sir, 13.7 kilocalorie. बिल्कुल। 1 मोल H प्लस आयन 1 मोल OH आयन से न्यूट्रलाइज हुआ है ना, तो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू होगी -13.7 किलो कैलोरी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ H2SO4 प्लस 2NaOH से क्या मिलेगा? Na2SO4 प्लस 2H2O। इसमें क्या एनर्जी रिलीज होगी? Sir, more than 13.7 kilocalorie. ओके, मोर देन, बट ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो बताओ H2SO4 कितने H प्लस देता है? 2। इसमें दो H प्लस आयन है ना, और इसलिए मैंने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 OH मिल रहे हैं। जब राइट हैंड साइड में 2 H2O लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है? 2 मोल H प्लस आयन 2 मोल OH आयन से न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। नहीं समझे बात को आप लोग? यहाँ पर देखो H2, अच्छा यहाँ मैंने फर्स्ट रिएक्शन गलत लिखी है और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। फर्स्ट रिएक्शन में तो मैंने एक ही H प्लस न्यूट्रलाइज किया ना, तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा? NaHSO4 ऐसे लिखी जाएगी फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि मैंने NaOH तो 1 ही मोल लिया था, तो 1 मोल OH आयन 1 मोल H प्लस आयन तो न्यूट्रलाइज होगा ना, और इसके 1 मोल में 2 मोल H प्लस आयन है। H2SO4 डाई बेसिक, सुना नहीं? डाई बेसिक। क्या होगा? एकदम साइलेंट क्यों हो आप लोग? क्या मैंने बहुत बड़ी चीज़ बता दी क्या? सुना। मैंने बोला है कि जो सेकेंड रिएक्शन लिखी है इसमें 2 मोल H प्लस आयन 2 मोल OH आयन से न्यूट्रलाइज हो रहा है, और फर्स्ट रिएक्शन में 1 मोल H प्लस आयन 1 मोल OH आयन से न्यूट्रलाइज हो रहा है। देखो इसके सॉल्ट में अभी भी एक H बचा हुआ है। ये रिएक्शन आपको समझ में आएगी नहीं है, अदरवाइज मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आई सर। एक एक एक
एक मेथड मेरे पास और भी है। रिपीट कर दो। हाँ, एक मेथड मेरे पास और भी है, चिंता मत करो आपको समझाने के लिए। H2SO4 प्लस NaOH चेंज इनटू NaOH मैंने कितने मोल लिए हैं? 1 मोल लिया है ना? यस सर। यस सर। तो 1 मोल H प्लस आयन, 1 मोल OH, 1 मोल OH आयन, 1 मोल H प्लस आयन से न्यूट्रलाइज हो गया, तो इसका 1 H प्लस आयन इसकी OH आयन से न्यूट्रलाइज हुआ है, तो क्या बनेगा? NaHSO4 प्लस वाटर एंड प्लस क्या आएगी? एनर्जी। मान लिया वो एनर्जी हमारी डेल्टा H1 है, या इसकी एनर्जी डेल्टा H जो है वो -13.7 किलो कैलोरी है। अभी जो NaHSO4 बना है इसमें भी H प्लस आयन है कि नहीं? सॉल्ट में H प्लस आयन है ना? Yes, sir. तो इसको अच्छा कितने H प्लस आयन दिख रहे हैं? 1 का मतलब 1 मोल। तो इसके लिए मैंने वापस NaOH से करा दी। तो जो ये H प्लस आयन था ना, ये भी OH आयन से न्यूट्रलाइज हो गया इस तरीके से, और क्या बन गया? Na2SO4 प्लस H2O। इसमें भी कितनी एनर्जी आई? अप्रोक्सीमेटली 13.7 किलो कैलोरी। अभी समझ आए कि नहीं? आप दो रिएक्शन जो मैं लिखी है, दोनों रिएक्शन क्लियर है सभी बच्चों Yes, को? sir. आ गया बिल्कुल. अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो मैथ्स की तरह देखो, तो ये इससे कैंसिल हो गया, एक राइट में एक लेफ्ट में, नहीं कैंसिल हुआ? Yes, sir. तो क्या बचा? H2SO4 प्लस 2NaOH चेंज इनटू Na2SO4 प्लस 2H2। 2H2O. इसकी एंथैल्पी कितनी होगी? 2 इंटू -13.7 किलो कैलोरी। अभी भी नहीं समझे? जब दो इक्वेशन को ऐड करोगे तो इसकी एंथैल्पी भी तो ऐड होंगी। एंथैल्पी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। Yes, sir. Yes, sir. आ गया. हाँ आ गया सर। हाँ, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रांग थे ना दोनों, इस वजह से ऐड हो गया। अगर वीक होता तो हमें एंथैल्पी पता ही नहीं होती, है ना? ऐड उसमें भी होता है, अगर दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एंथैल्पी ऐड होंगी। क्यों एंथैल्पी ऐड होंगी? बिकॉज एंथैल्पी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आपने एक्सटेंसिव इंटेंसिव पढ़ा ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी एडेड, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एडेड। ये सबको पता है ना जो मैं बोल रहा हूँ अभी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके गुड। एंथैल्पी को अच्छे से समझ लो। जैसे मैं एक क्वेश्चन दूँ आपको, ये एक रिएक्शन है A to B, इसकी एंथैल्पी डेल्टा H1 है। दूसरी रिएक्शन है B to C, इसकी एंथैल्पी डेल्टा H2 है। और मैं पूछूँ व्हाट इज एंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन A to C, कैसे बताओगे? सर H1 प्लस H2। Delta H1 plus delta H2. बिल्कुल सही। इन दोनों को ऐड करके तीसरी इक्वेशन आ जाएगी ना, तो बस B से B कैंसिल हो गया, ऐड कर दो दोनों को। तो इसकी एंथैल्पी मैंने डेल्टा H मान ली, इस रिएक्शन की एंथैल्पी डेल्टा H मान ली। ये रिएक्शन इन दोनों को ऐड करके आ रही है, दैट इज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। हो गया आंसर खत्म। अब इसकी जो भी वैल्यू होती है वो दोनों ऐड हो जाती, इसकी एंथैल्पी आ गई। तो ये प्रॉपर्टी क्या शो कर रही है? जब दो इक्वेशन को ऐड करने से उनकी हीट भी ऐड हो जाए, दैट इज एंथैल्पी ऑफ, सॉरी दैट रिप्रेजेंट द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा बताओ, एक रिएक्शन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी रिएक्शन का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस है। दोनों रिएक्शन को जोड़ दिया, एक ही बीकर में रख दिया, क्या टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाएगा? नो सर। क्योंकि टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है? सर इंटेंसिव। Intensive. इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास दैट कैन नॉट बी एडेड। अंडरस्टूड बच्चों? Yes, sir. अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसकी ये क्या हो जाएगी? इसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी? 2 डेल्टा H1। Delta H1. हाँ, यही मतलब होता है एक्सटेंसिव का। लेकिन इंटेंसिव टेम्परेचर को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। Yes, sir. हाँ,